गोरी देवरानी बनी सौतन। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालो। मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करवाऊं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बिटिया उम्र भर कुंवारी मेरे घर में ही रह जाएगी। कोई लड़का उसे पसंद ही नहीं करता है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? जो नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप चिंता मत करो, भगवान ने मेरे नसीब में भी शादी लिखी ही होगी। तभी कावेरी की माँ अनुराधा वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे कल मुही करम जली कहेंगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। पता नहीं कैसे तू मेरी कोख में पैदा हो गई। ना तो तेरा बाप काला है और ना मैं काली हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर मैं आपका ही तो अंश हूँ। कावेरी की बातें अनुराधा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसके बाद अनुराधा उससे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है और बेचारी कावेरी फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मुझे हमेशा कोसती रहती है, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन तेरे भाग्य जरूर खुलेंगे। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ पंडित आ जाते हैं और हरिहर से कहते हैं, अरे मुबारक हो हरिहर भाई साहब, मुबारक हो। ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आपने ऐसे रिश्ते की उम्मीद भी नहीं की होगी। अरे आपकी बिटिया राज करेगी, राज। अरे क्या ये बात सच है? देख पंडित, अगर ये बात सच है तो मुझसे मजाक मत करना, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे भाई साहब, भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? मैं तो आपको बस यही बता रहा हूँ कि आपकी बिटिया के भाग खुल गए हैं। विदेश से पढ़कर आया है जगमोहन भाई साहब का लड़का, लेकिन शादी के लिए उनकी एक शर्त है। उन्हें दहेज में तुम्हारी सारी जमीनें और 3 तोला सोना चाहिए। अगर उन्हें मेरी बेटी पसंद है तो मैं अपना सब कुछ दहेज में देने के लिए तैयार हूँ पंडित जी। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। ये सुनने के बाद पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कावेरी अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे चलते अपने खेतों को मुझे दहेज में क्यों दे रहे हो? अरे बिटिया, मेरी दौलत तो तू ही है और ये सब तो मामूली सी चीजें हैं। मेरा फर्ज है कि मैं तेरी शादी अच्छे से करवाऊं, इसलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं दहेज में जरूर दूंगा बेटा। हरिहर अपनी बेटी का रिश्ता जगमोहन के बेटे कुलदीप से कर देता है, जिसके बाद कावेरी शादी करके कुलदीप के साथ उसके घर आ जाती है। रात के समय कुलदीप अपनी माँ राजवती से कहता है, माँ, ये आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं विदेश से पढ़कर आ रहा हूँ और फिर मेरी इतने अच्छे लोगों में उठ बैठ है। मैं अपनी इस काली बदसूरत पत्नी को सबके सामने भी नहीं लेकर जा सकता। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुझे क्या बताऊं? हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और इस लड़की के पिता ने हमें इतना दहेज दिया है कि इतने में हम तुम्हारा बिजनेस भी खुलवा सकते हैं और बाकी के पैसों में कर्जा भी चुका सकते हैं। समाज में जब लोग इस काली कल्लू माई को मेरे साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं इसे अपने साथ बाहर कभी नहीं लेकर जाऊंगा और ना ही किसी से मिलवाऊंगा। ऐसा कहने के बाद कुलदीप वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में कावेरी के दहेज में मिले हुए पैसे और सोने से कुलदीप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर देता है, जिसके चलते वो अपने सभी कर्जे वालों का कर्जा चुका देता है और उनकी दिनचर्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसी बीच राजवती अपने छोटे बेटे रोहित की शादी एक गौरी नाम की लड़की से करवा देती है, जो बहुत ही सुंदर और गोरी होती है। शादी के बाद घर के सभी सदस्यों का ध्यान गौरी के ऊपर ही रहता, जिस बात से कावेरी बहुत उदास होती है। काश मैं भी गौरी की तरह सुंदर और गोरी होती, तो कम से कम कुलदीप जी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करते और मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते। कावेरी भी गौरी की तरह सुंदर और गोरी होना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गौरी को अपने पति रोहित की जगह प्रदीप में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो कुलदीप का अपने पति से ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देती है। अरे कुलदीप जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। देखो, मैंने सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं सारी चीजें खा लेता हूँ। कुलदीप गौरी के हाथों का बना हुआ खाना खाना शुरू कर देता है। उसे उसके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, जिसके चलते कुलदीप गौरी की बहुत सारी तारीफें भी करता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ही दिनों में कुलदीप और गौरी बहुत पास आ जाते हैं, लेकिन गौरी केवल कुलदीप के पैसों से प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ कावेरी सुबह शाम अपने पति की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, जिसके चलते कुलदीप धीरे धीरे कावेरी को भी पसंद करने लगता है।
एक रात वो दोनों छत पर होते हैं। कुलदीप जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आप जेठानी जी को छोड़ क्यों नहीं देते? इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तो सोचो ना, ऐसे हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? माना कि कावेरी सुंदर नहीं है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो परेशान हो जाती है, मेरी बहुत देखभाल भी करती है। ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ आपके लिए। ऐसा कहते ही गौरी कुलदीप के पास जाने लगती है। तभी कावेरी ये सब देख लेती है। दूर हट जाओ मेरे पति से। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पति पर डोरी डालते हुए? क्या कहा? तुम्हारा पति? अरे जरा आईने में अपने आप को देखो, ये तुमसे बहुत सुंदर लड़की को डिजर्व करते हैं। अरे नहीं कावेरी, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस यूं ही खड़े थे। बस यूं ही खड़े थे? अब आप बात क्यों पलट रहे हो? सब कुछ इसे पता चल गया है तो बता ही दो। देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। कुलदीप जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं, तो मैं आज ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। अरे जा जा, तेरे जैसी काली कलूटी को देखना भी कौन चाहता है? गौरी के इतना कहते ही कुलदीप उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। बस करो, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कावेरी जैसी भी है बहुत अच्छी है और तुम उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। मुझे माफ कर दो कावेरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लड़की ने अपनी खूबसूरती के चलते मुझे फंसा लिया था, लेकिन मुझे भी तुम अब पसंद आने लगी हो। मेरे लिए तुम्हारा कालापन अब कोई मायने नहीं रखता। कुलदीप को अपनी गलती का पछतावा देख कावेरी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद कावेरी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती।